ये संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा में बैठे कुछ अत्यंत घिनौने मानसिकता के, विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, उनकी ये साजिश थी। सिर्फ सत्ता के लिए। वास्तव में मुझे इंदिरा जी ने प्रस्ताव दिया था, जो नांदेड़ का जो ग्रुप में लेकर गया था 2000 के दरमियान, और उन्होंने पूर्णा, जालना, परभनी में कांड किए, लोग मरवाए, और औरंगाबाद की रेखी की मस्जिद की, और उसके लिए बम बना रहे थे नांदेड़ में, उसमें बम फूटा और मारे गए 2006 में। और उसी टीम में कार्य में लगे हुए राकेश धावड़े, रवि देव, जो उस समय अखिल भारतीय बजरंग दल का सह संयोजक था, कौन, रवि देव, जो मिथुन चक्रवर्ती नाम से घूम रहा था, जो बम कैसे बनाया जाता है और ट्रेनिंग कैंप में उपस्थित रहता था। राकेश धावड़े रोज उसे लाता था हमारे पास सिखाने के लिए, और वही राकेश धावड़े मालेगांव में आरोपी था। पूर्णा, जालना, ऐसे कई कांडों में एक राष्ट्रव्यापी एक साजिश थी। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। जिन्हें आप सुन रहे थे, इनका नाम है यशवंत शिंदे। यशवंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्व प्रचारक है, और इन्होंने सनसनीखेज आरोप किए हैं कि आरएसएस से जुड़े लोग और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इंद्रेश कुमार ने देश भर में 2004 से लेकर 2008 तक कई बम ब्लास्ट की वारदातें प्लान की और अंजाम तक भी पहुंचाया। यशवंत पहली बार कैमरे के सामने आकर हमें ये सारी बातें कह रहे हैं। इन्होंने अदालत में अर्जी की थी, जिसमें इन्होंने सभी आरोपियों का नाम लेकर कहा था कि महाराष्ट्र में परभणी, पूर्णा और जालना में आरएसएस से जुड़े लोगों ने बम धमाके करवाए, और जब औरंगाबाद में एक और बम धमाके की प्लानिंग हो रही थी, तब गलती से वह बम फटा और बम बनाने वाला हिमांशु पानसे की मौत हो गई। यशवंत शिंदे कहते हैं कि हिमांशु पानसे भी आरएसएस का ही मेंबर था कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन यशवंत शिंदे ने कहा कि सरकार का पक्ष रखने के लिए भी कोई वकील मौजूद नहीं था और वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं उस षड्यंत्र में अंदर गया। ट्रेनिंग कैंप हुआ सिंहगढ़, तलाटी में, पूना में, उसमें मेरे परिचित कई लोग, महाराष्ट्र से लोग आए थे। ट्रेनिंग कैंप हुआ वहाँ पर जो आए थे, ऐसे कई लोगों को मैंने सतर्क किया क्योंकि इनकी क्या साजिश है। 2004 की लोकसभा जीतने के लिए ये देश को जलाना चाहते हैं। हजारों मुस्लिम, हजारों हिंदू उसमें मरे, इनका टारगेट है उसमें दंगे हो और सत्ता हमेशा वापस हमारे पास रहे। ये ऐसी साजिश है इनकी। इसे इनके साजिश के शिकार मत बनो। हिमांशु पानसे को मैंने लाख बार समझाया था, जो नांदेड़ ब्लास्ट में मारा गया, और उन्होंने पूर्णा, जालना, परभनी में कांड किए, लोग मरवाए, और औरंगाबाद की रेखी की मस्जिद की, और उसके लिए बम बना रहे थे नांदेड़ में, उसमें बम फूटा और मारे गए 2006 में। और उसी टीम में कार्य में लगे हुए राकेश धावड़े, रवि देव, जो उस समय अखिल भारतीय बजरंग दल का सह संयोजक था, कौन, रवि देव, जो मिथुन चक्रवर्ती नाम से घूम रहा था, जो बम कैसे बनाया जाता है और ट्रेनिंग कैंप में उपस्थित रहता था। राकेश धावड़े रोज उसे लाता था हमारे पास सिखाने के लिए, और वही राकेश धावड़े मालेगांव में आरोपी था। पूर्णा, जालना, ऐसे कई कांडों में एक राष्ट्रव्यापी एक साजिश थी, और साजिश है ये वास्तव में, लेकिन वो दिखाई कि कोई अलग अलग है। इनमें सर आप आप बोलते थे ये मिलने आता था, तो ये कौन कितने लोग होते थे इन मीटिंग्स में? लगभग हम महाराष्ट्र के कुछ लगभग 20-25 लोग थे, जो इनके नाम भी अभी कुछ आए हैं, जो नांदेड़ केस में थे। जो कभी आरएसएस की कार्यप्रणाली का हिस्सा थे, आज खुलकर संघ पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने द वायर पर आकर कैमरे के सामने वो कहा जो सालों तक दबी जुबान में था। आइए सुनते हैं। मेरी आरएसएस की जर्नी वैसे 94 से शुरू हुई है, 1994 से। मैं तो ज़्यादा उम्र नहीं थी उस समय मेरी, जब जम्मू कश्मीर में काफ़ी हालात बिगड़े हुए थे और हिंदू मुस्लिम बहुत पैमाने पर मारे जा रहे थे। तो लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ दहशतवादी कृत्यों के कारण, और हजारों सैकड़ों हिंदू मारे गए। तो ये खबरें मिलती रहती थी। साथ साथ मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गया उम्र के 16-17 साल में। तो उस दायरे में कई जानकारी मिलती रही मुझे। उस समय तो मोबाइल थे नहीं, लेकिन संगठन के जरिए और अखबार के जरिए जो जानकारी मिलती थी, उससे एक मेरी धारणा बन गई कि भाई हमें जाके वहाँ पे अपना काम करना चाहिए, दहशतवाद से लड़ना चाहिए। ऐसे मैंने अपनी मानसिकता बनाई, और ऐसा ऐसा पूरी मानसिकता बनाकर मैं 1994-95 में जम्मू कश्मीर चला। इंद्रेश कुमार उस समय हिमगिरी प्रांत प्रचारक थे हिमाचल जम्मू कश्मीर के, और फिर उनसे भेंट करा की दी। फिर मेरा संघ प्रवेश हुआ, मेरा प्राथमिक वर्ग हुआ, प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, और कई विषय मैंने काफ़ी साल संगठन के माध्यम से मैंने देश भर में कार्य किए। प्रथम और द्वितीय क्या होता है? प्रथम मैंने संघ शिक्षा वर्ग होता है, 20 दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं। ये एंट्री का टेस्ट इसमें एक संगठन के जरिए संगठन क्या है और हिंदू समाज
हमें क्या करना है, ऐसे बौद्धिक और शारीरिक विकास किया जाता है युवाओं का, और गिने चुने लोग उसमें लिए जाते हैं संगठन के दायरे के। मैं अगर मुंबई में ही रहता, मुंबई के बाहर नहीं आता, मैं भी आज अंधभक्त होता। मुंबई के बाहर आया, दुनिया देखी, संगठन देखा, टॉप लेवल तक काम किए, इसलिए मुझे पता चला कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये तो देश के साथ, समाज के साथ, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्पित लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। अब 84 में जब ये लोग करारी हार मिलने के बाद कोमा में चले गए थे, क्या किया जाए, फिर उन्होंने अयोध्या का विषय निकाला, उसको जलाया, इतना जलाया कि 1989 के जो चुनाव लोकसभा, उसमें इनको 82-84 सीटें आ गई, इनकी आंखें बड़ी हो गई, अरे ये तो लॉटरी है। फिर इसी को भुना के फिर कश्मीर विषय करा कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को पंतप्रधान भी बनाया कई बार। उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह के ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते थे, किन लोगों ने उन्हें आयोजित किया और कैसे ये सारी कवायद एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगने लगी। ये संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा में बैठे कुछ अत्यंत घिनौने मानसिकता के, विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, उनकी ये साजिश थी, सिर्फ सत्ता के लिए। वास्तव में मुझे इंदिरा जी ने प्रस्ताव दिया था, जो नांदेड़ का जो ग्रुप में लेकर गया था 2000 के दरमियान, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, ट्रेनिंग देने के लिए विशेष, वहाँ पे सेना के जरिए आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण हुआ। तो इंदिरा जी ने उसके पश्चात हमको बोला कि आप इस ग्रुप को लेके पाकिस्तान पार चले जाओ, यानी पार जाके वहाँ के आम जो मुस्लिम समाज उसको मारो, कांड करो। वास्तव में क्या जो तय हुआ था ट्रेनिंग कैंप में, 2-3 दिन जो ट्रेनिंग हुई थी, रवि देव आता था, राकेश धावड़े, ये लोग मिलके आते थे, सिखाते थे सब कैसे बम बनाना। टाइमर बम था, घड़ी वाला होता है, जो कांटे से घूमकर एक जोड़ने से ब्लास्ट होता, हमने ऐसे ही सिखाया जाता था। फिर उसी ढंग से उन्होंने फिर जगह जगह पर उन्होंने कहाँ पर रखना है, जहाँ पे मुस्लिम मारे जाए, ऐसा टारगेट उनको दिया गया। अब उन्होंने जाके कांड करवाए। ओके, तो मतलब ये जो, तो मैंने क्लियर, बस एक बार क्लियर मेरे के लिए, कि ये जो बाद में मालेगांव वाले जो लोग थे और ये लोग ही अलग अलग ग्रुप है, ये जो पुरोहित वगैरह लोग थे, हाँ, ये ग्रुप और आपका ग्रुप, ये काम की सुरक्षा के दृष्टि से ऐसा किया जाता है वास्तव में। अच्छा, लेकिन है सब एक ही, सब है, हैंडल करने वाला संघ ही है ना, भाजपा ही है, इंद्रेश कुमार है, मिलिंद पांडे है, रवि देव, राकेश धावड़े, सबके लिंक है ना सभी से, क्योंकि ये काम की सुरक्षा होती है, ताकि एक ही आदमी ग्राउंड ले। ये मोहरे है, प्रज्ञा पुरोहित, राकेश धावड़े, जितने भी आरोपी हैं, ये वास्तव में कौन है, ये मोहरे है, ये मरते हैं अंदर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़े टाइम तो बचाएंगे, इनकी सरकार पलट कोई बचा नहीं पाएगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अभी इनका आक्रोश बढ़ गया, इसलिए इनको बचाया गया है। अगर नांदेड़ केस में क्यों नहीं सरकार अपील में गए, क्या हुआ कोर्ट में, ये भी बताइए। नहीं, अब ये जो अभी निकाल लगा 26/2006 का, तुरंत कोर्ट में गए सरकार, मालेगांव में क्यों नहीं गई, नांदेड़ में क्यों नहीं गई। यानी इसमें स्पष्ट होता है कि भाजपा के लोग न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यशवंत शिंदे के आरोप तो काफी गंभीर है, लेकिन इन आरोपों को कहने में इन्हें 20 साल से ज्यादा का वक्त क्यों लगा? क्या ये उनके खिलाफ भी संदेह निर्माण नहीं करता? हमें पत्रकार की हैसियत से ये सवाल पूछना भी लाजमी था। आइए देखते हैं इन्होंने इसका क्या जवाब दिया। इन्हें इतने साल के बाद इसलिए लगा क्योंकि जब मेरे सामने जब ये चित्र आते गए, इनकी गलत करतूतें, तो बम साजिश जो रची थी, तो इसको नाकाम तो किया मैंने अंदर के। अगर मैं खुल के विरोध करता अगर उस समय, तो मैं इनका शत्रु खड़ा होता। मेरे पीछे भी लगते हैं, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, मेरे पीछे वो आज भी मुझे लग सकते हैं, मुझे उसका खौफ नहीं, मैं लेने देने की तैयारी रखता हूँ। मृत्यु देखो आज आए कल जाना ही है, घर में बैठे गए, बाहर मृत्यु सब जगह है। मैंने उसके कारण नहीं, मुझे संगठन को बचाना था। 4 गलत लोगों के कारण लाखों लोगों ने अपना जीवन स्वाहा किया इस संगठन के लिए। लाखों लोगों ने, परिवार मैंने देखे हैं, परिवार के लोग अपने घर बार बाल बच्चे को ना देखते हुए पूरे आंदोलन में झोंके हुए, अपने घरदार ना देखते, अपना समर्पण पूरे भाव से, और इनकी ऊर्जा पर गलत लोग बड़े हुए, तो तकलीफ होती है। और एक पर ऐसे लोगों के विरोध में खड़ा होना बहुत जरूरी है, ताकि ये सिलसिला जारी है। अब उनका टेक्निक बदला है, सत्ता में है, पहले बम कांड करते थे बड़े पैमाने पर, बरोबर ना, अभी करके ऐसा करेंगे तो विश्व में नाम खराब होगा। तो अलग अलग विषय उछालते हैं, NRC, अलग अलग विषय उछालो। अर्नब, वो जो भाजपा का एक दलाल पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, ऐसे पाखंडी पत्रकार जो तबलीगी ने भारत में ये लाया कोरोना। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस पर मासूमों को फंसाने का आरोप लगता है, लेकिन यशवंत का कहना है कि अजमेर शरीफ ब्लास्ट हो, मालेगांव ब्लास्ट हो या अन्य ब्लास्ट जिनका जिक्र उन्होंने किया, इन सभी कृत्यों में आरोपियों को बचाने की कोशिश एजेंसियों द्वारा की गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ, आइए सुनते हैं। वास्तव में तपास यंत्रणा के अधिकारी बचाते हैं। NIA, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मालेगांव में प्रज्ञा आरोपी,
तो उसको पहले एनआईए ने क्या क्लीन चिट दिया, इसके कुछ पुख्ता सबूत नहीं इसके विरोध में। बाद में अचानक ये मास्टरमाइंड बन गई, इसको फांसी की सज़ा दो। मुझे मालूम था ये छूटने वाली है, ताकि काम इन्होंने छूटने लायक किया एनआईए ने, क्योंकि एनआईए की इच्छा ही नहीं है कि इनको सजा, ताकि वास्तविक मास्टरमाइंड तो इंद्रेश कुमार है, मिलिंद परांडे है, जो उनको बचाने के लिए इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ताकि ऊपर की कड़ी टूटे, यानी आगे ऊपर देखे ही नहीं, यही मास्टरमाइंड है, इनकी ही साजिश है। ये इंद्रेश कुमार मिलिंद ये कोई है नहीं, यानी वास्तविक जो अपराधी बैठे हैं टॉप में, उनको बचाने के लिए इनको मास्टरमाइंड बोल के विषय खत्म कर रहे हैं। तो आप कह रहे एजेंसियों में इतना पेनिट्रेशन है? नहीं, उस प्रवृत्ति के भी लोग हैं ना। अगर ऐसा होता तो शहीद हेमंत करकरे भी उसी प्रकार जीते, डर के मारे जीते, लेकिन हेमंत करकरे उन्होंने डट के सच्चाई को सामने लाया। हेमंत करकरे जी ने सच्चाई को सामने लाया, नहीं तो उसके पहले मुसलमानों को पकड़ा था, युवाओं को। फिर जब पकड़े गए तब पता चला तो उनकी हत्या होने के बाद भी फिर कई ऑफिसरों ने हिम्मत से कई बम कांडों की तहकीकात की, तो उसमें मुस्लिम में हिंदू आरोपी है, संघ से संबंधित है। ऐसे कौन से ब्लास्ट है गिना सकते हैं? जैसे अजमेर शरीफ वगैरह ऐसे कुछ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सेना के कुछ अधिकारी इन अभियुक्तों को बचा रहे थे। बहरहाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन वो कहते हैं असली दबाव तो निचली अदालतों पर था। उन्होंने सीधे तौर पर जज धमेचा पर दबाव की बात कही, जो इस केस को देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक मेरिट पर निर्णय दिया नहीं है। 311 जो सेक्शन है वो क्या है कि केस किसी भी स्टेज पर हो, विटनेस अगर आता है तो उसकी साक्ष्य लेनी चाहिए, यानी कानून की कोई अहमियत नहीं है। तो 311 सेक्शन को ख़त्म करो, क्या करना है उसको। जैसे मैं धामेचा जज से नांदेड़ में, जिनके पास ये पहले फाइल थी नांदेड़ ब्लास्ट की, और उन्होंने मेरे अर्जी को स्वीकार करके नोटिस दी सबको कि भाई इसका जवाब दो करके, तो सरकार के पेट में दर्द शुरू हुआ, तो उन्होंने मराठे नाम के दूसरे जज को नांदेड़ में लाके उनसे फाइल निकाल के उनको दिया और केस का निर्णय उल्टा कर दिया, ताकि धामेचा जज ने जब आखिरी तारीख थी उनके पास तो वो दबाव में थे। ये सेशन कोर्ट की बात नांदेड़ मैं खुला देखा, मैं उसके पहले ही तारीख थी, ढंग से काम चल रहा था उनका, और जब उन्होंने बोला नीचे गर्दन करके बात करते थे, मायूस चेहरा, एकदम दबाव में थे, बोल रहे थे अब ये अगले दूसरे कोर्ट में चलेगी तो मैं इस पर फैसला नहीं लूँगा, ये इनके, और एकदम दबाव में थे वो। फिर मराठे के पास गया और उन्हें खारिज कर दिया, वो भी अंदर अपने केबिन में जाके, हिम्मत नहीं सामने बैठ के देने की। ये हालात है। तो जो मराठे का जजमेंट है वो आज स्टैंड किया मतलब? हाँ जी। और मराठे ने आपके सामने जजमेंट नहीं? अंदर जाके अपने केबिन जाके अंदर आदमी भेज के बोला कि हमने आपका अर्जी को खारिज कर दिया, मांग को अस्वीकार किया करके। ये हालात है। ऐसे कानून अगर उसका कोई अहमियत नहीं, और देशद्रोही कांड जैसे बम विस्फोटों के मामले में जान को जोखिम में रखकर कोई अगर आगे आता है जिसको कोई सुरक्षा नहीं है, वो लड़ रहा है, इन्होंने कई लोग मरवाए, मुझे भी कई मरवा सकते हैं, उसकी परवाह नहीं, लेकिन बिना मैंने अर्जी करके भी सुरक्षा नहीं देते, वो कंगना रनौत को सुरक्षा बढ़ाएंगे। आपने अर्जी की, फिर आपको सुरक्षा नहीं दी है ताकि ये मरे। दर्शकों, ये सिर्फ एक व्यक्ति की गवाही नहीं, बल्कि उस संगठन की अंदरूनी परतों को खोलने की कोशिश है जिसे दुनिया सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन मानती है। सोचिए, इस संगठन की अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तार आतंकवाद से जुड़े हो, तो फिर हमारे प्यारे मुल्क को आखिर खतरा किन से है। आज मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है जीशान कास्कर। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार, इनका संघ स्थापना का जो उद्देश्य था 1925 में कि व्यक्ति का निर्माण, ऐसे व्यक्ति का निर्माण हो संघ की शाखाओं से जो स्वयं प्रेरणा से देश के लिए काम करे, समाज के लिए, लेकिन आज ऐसा है ही नहीं। ये शिक्षा वास्तव में प्रचारकों को देने की जरूरत है। तो आप संघ से अलग हो गए हैं, लेकिन संघ की कुछ फिलॉसफी के साथ अभी भी आप वाकिफ है? वास्तविक संघ की फिलॉसफी ना जो बताते हैं वो प्राचीन अच्छी जो है वही बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अलग है। बताने के लिए कुछ है, जैसे खाने के दांत हाथी के अलग है और दिखाने के अलग है, ऐसा है।